नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है विवेकानंद एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बायोलॉजी का एक नया चैप्टर जिसका नाम है तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम कहा जाता है। जहाँ पे भी सिस्टम शब्द आए, सिस्टम का मतलब ये है कि वहाँ एक नहीं एक से ज़्यादा अंग एक साथ मिलकर आपस में समूह बनाकर कार्य करते हैं। सिर्फ एक अंग अगर काम करता है तो हम उसको सिस्टम नहीं कहते, उसको तंत्र नहीं कहा जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र के अंदर कौन कौन से अंग शामिल होते हैं, तो उसके अंतर्गत आता है हमारा मस्तिष्क, दूसरे नंबर पे आएगा हमारा मेरुरज्जु, साथ में जो ग्रंथियाँ हैं वो भी इसके अंतर्गत आती है, क्योंकि कुछ हद तक वो भी सहायता करती है क्रियाओं को संपन्न करने में। साथ में आप देख सकते हैं कि मस्तिष्क और मेरुरज्जु से जो तंत्रिकाएं निकलती है, जो नसें और निकलती हैं, वो भी इसी के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार से एक सिस्टम, एक तंत्र के अंतर्गत बहुत सारे अंग आपस में मिलकर किसी कार्य को संपन्न कराते हैं, उसे ही सिस्टम कहा जाता है, तंत्र कहा जाता है। यहाँ पे हम जो पढ़ रहे हैं उसका नाम है नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारे जीवन में, हमारे लाइफ में। हम सबसे इम्पॉर्टेंट जो सिस्टम है वो है तंत्रिका तंत्र। वैसे तो सभी महत्वपूर्ण है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो जटिल तंत्र है हम बोल सकते हैं कि वो नर्वस सिस्टम है, क्योंकि यही जो है ना, महत्वपूर्ण इसलिए कहा गया है कि आप जो भी क्रियाएं करते हो, चाहे चलना, बोलना, दौड़ना, हंसना, रोना, पढ़ना, लिखना, गाना गाना, खाना बनाना, खाना खाना, जितनी भी क्रियाएं करो, ये तो सब था ऐच्छिक क्रियाएं जिसको आप अपनी इच्छा से कर सकते हो। उसके साथ साथ ऐसी क्रियाएं जिसको आप अपनी इच्छा से नहीं कर सकते, जैसे पलकों का झपकना, आपका जो खांसी आना, छींक आना, है ना, और सांस लेना, पाचन की क्रिया होना, उत्सर्जन होना, ये सारे आपकी इच्छाओं से नहीं होते हैं। इन कार्यों पर भी यही नियंत्रण करता है, तंत्रिका तंत्र नियंत्रण करता है। जितनी भी क्रियाएं हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं, हम अपनी ज़िंदगी में करते हैं, सारी की सारी क्रियाओं पर नियंत्रण करने वाला जो तंत्र है वही तंत्रिका तंत्र के नाम से जाना जाता है। अब तंत्रिका तंत्र में आपका मस्तिष्क भी है। हम कहते हैं कि ब्रेन से ही सारा कुछ नियंत्रित रहता है। कंट्रोल करने वाला, हमारे शरीर के सारे अंगों को नियंत्रित करने वाला कौन है? ब्रेन है। मुख्य जो है वो ब्रेन है। साथ में आपका स्पाइनल कॉर्ड भी है, मेरुरज्जु जो है वो आपकी सारी क्रियाओं पर नियंत्रण करता है। देखिए, हम इसको डिटेल में समझते हैं। आज के क्लास को पूरी देखिएगा, पूरा देखोगे तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। अधूरा छोड़ दोगे तो समझ में आने वाला नहीं है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। मैंने कहा कि तंत्रिका तंत्र ऐसा तंत्र है ना, यहाँ पर हम साथ में लिखते भी चलिएगा, नोट करिएगा, क्योंकि बाद में सारी चीज़ें भूल जाती है। ऐसा तंत्र जो जीव की सभी क्रियाओं कौन कौन सी क्रियाएं हैं, तो इनके अंतर्गत दोनों क्रियाएं आएगी। कौन कौन सी? ऐच्छिक क्रियाएं भी और अनैच्छिक क्रियाएं भी। ऐच्छिक व अनैच्छिक, ऐच्छिक व अनैच्छिक, अनैच्छिक पर नियंत्रण कंट्रोल व समन्वय करता है। समन्वय, कोऑर्डिनेशन, करता है, उसको हम कहते हैं तंत्रिका तंत्र। अब नियंत्रण का मतलब तो समझ में आ गया कि वो कंट्रोल कर रहा है। कैसे कंट्रोल करेगा? हमको अगर कुछ करना है, मैं अभी यहाँ पर बोर्ड में लिख रही हूँ, मैं आपके सामने बोल रही हूँ, आपको पढ़ा रही हूँ, ये सारी क्रियाएं मैं अपनी मर्जी से तो कर रही हूँ, लेकिन ये ब्रेन के कंट्रोल में है। मैं अभी आपके सामने देखकर बात कर रही हूँ, लेकिन कुछ मुझे बताना होगा तो मेरा हाथ पीछे की ओर जाएगा कि देखिए, हम तंत्रिका तंत्र को 3 भागों में बांट कर पढ़ेंगे। पहला जो है ब्रेन है,
है ना, ब्रेन होगा, फिर स्पाइनल कॉर्ड आएगा, क्रेनियल नर्व, स्पाइनल नर्व, ये सारी चीज़ें आएंगी। मेरे सामने जितने भी स्टूडेंट बैठे रहेंगे मुझे उससे बात करना होगा, तो मैं यहाँ पे अपने मुंह का प्रयोग तो बात करने के लिए कर रही हूँ, साथ में हाथ का भी प्रयोग करूँगी उसकी ओर इंडिकेट करने के लिए, या मुझे कुछ भी और चीज़ें पढ़ानी हो, किसी और के बारे में बात करना हो। देखो अभी मेरा बॉडी लैंग्वेज देखिए आप, मेरा मुँह भी काम कर रहा है, ये क्या कर रहा है, बोलने का काम कर रहा है, साथ में मेरा हाथ जो है ना, ये भी क्या कर रहा है, चीज़ों को एक्सप्रेस करने में मेरी मदद कर रहा है। कान जो है वो भी आसपास में जो भी हो रहा है उसको सुनने का काम कर रहा है। तो एक साथ एक ही क्रिया नहीं हो रहा है, एक से ज़्यादा क्रियाएं हो रही है, और इन क्रियाओं पर नियंत्रण करने वाला कौन है, हमारा ब्रेन है, या बोल सकते हैं नर्वस सिस्टम है। साथ में बोलना भी हो रहा है, सुनना भी हो रहा है, मेरे हाथ पैर भी काम कर रहे हैं, तो सबका समन्वय एक साथ मिलजुल कर काम कर रहे हैं, सारे काम संपन्न हो रहे हैं, इसको कहा जाता है कोऑर्डिनेशन। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल, आप अगर कहीं जा रहे हो, आप गाड़ी चला रहे हो, ड्राइव कर रहे हो, जब आप ड्राइव कर रहे हो, बाइक चला रहे हो या कार चला रहे हो, कोई सा भी व्हीकल्स हो, है ना, तो आपको होता क्या है, आपका हाथ भी काम करता है, आप क्या करोगे, हैंडल को हाथ से पकड़ोगे, साथ में आपका पैर गियर पर रहेगा, तो हाथ भी काम कर रहा है, पैर भी काम कर रहा है, साथ में आपका आँख भी काम कर रहा है, सामने की ओर भी देखेगा आपका आँख, साथ में जो मिरर लगे हुए हैं, दर्पण लगे हुए हैं गाड़ी के दोनों साइड में, उससे आप पीछे के व्यू को भी देखने का काम कर रहे हो। तो बताओ, एक साथ इतनी सारी चीज़ें हो रही है और सारी चीज़ें आप अच्छे से कर लेते हो, इसको ही कहा जाता है कोऑर्डिनेशन, समन्वय, अंगों का साथ मिलकर काम करना, कार्यों को अच्छे से संपन्न करना, ये कहलाता है कोऑर्डिनेशन। और इस पर भी कंट्रोल करता है हमारा नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र ही इसको कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन करने का काम करता है। अगर आपको एक लाइन में इसका डेफिनेशन चाहिए तो आप क्या बोलोगे, तंत्रिका तंत्र का काम क्या है, नियंत्रण एवं समन्वय, नियंत्रण एवं समन्वय का काम करता है। ये क्या करेगा, नियंत्रण और समन्वय, सारी क्रियाओं पर, ऐच्छिक हो, अनैच्छिक हो, आंतरिक क्रिया हो, बाह्य क्रिया हो, सारी क्रियाओं पर ये कंट्रोल करता है और इसको कोऑर्डिनेट करके रखता है। हमारे शरीर के अंदर में जो अनैच्छिक क्रियाएं भी हो रही है, साथ ही सारी क्रियाएं चलती रहती है, पाचन भी हो रहा है, उत्सर्जन भी हो रहा है, श्वसन की क्रिया भी चल रही है, परिवहन भी चल रहा है। अब बताओ, सारा काम एक साथ हो रहा है। ऐसा नहीं है कि ब्रेन एक समय में एक ही अंग को आपका कंट्रोल कर रहा है, सारे अंगों को एक साथ कंट्रोल करने का काम कर रहा है, कोऑर्डिनेशन बनाकर सभी अंगों द्वारा काम करवा रहा है। तो यही क्या है, तंत्रिका तंत्र है। अब इसके अंदर हम इसको डिटेल से पढ़ते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जो इसके अंतर्गत आती है। तो जो नर्वस सिस्टम, इनमें तीन पार्ट में हम इसको डिवाइड करके पढ़ेंगे। पहला है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहा जाता है जिसे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम। दूसरे नंबर पर आएगा पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। और तीसरे नंबर पे आता है ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। सबसे पहला जिसको हमने कहा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, हिंदी में इसी को कहा जाता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र। केंद्र का मतलब होता है बीच, सेंटर का मतलब क्या होता है, बीच होता है, बीच। जैसे हम वृत्त पढ़ते हैं, वृत्त का सेंटर जो है वो उसके मध्य में होता है, बीच में होता है, वैसे ही हमारा जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है वो आपको सेंटर में मिलेगा हमारे शरीर के, जो कि है हमारा ब्रेन। और साथ में ब्रेन के पीछे हिस्से से जो हमारी रीढ़ की हड्डी है उसमें जुड़ा हुआ एक भाग है जिसको हम कहते हैं मेरू रज्जु या स्पाइनल कॉर्ड। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हम दो भागों में डिवाइड करके पढ़ेंगे। पहला है हमारा ब्रेन, मस्तिष्क, और दूसरा पार्ट है स्पाइनल कॉर्ड, मेरू रज्जु। मेरू रज्जु ये ब्रेन की सहायता करता है, मेरू रज्जु मस्तिष्क का सहायक होता है। ठीक है, कहाँ पर होता है, तो आपकी जो पीठ है, पीठ के बीच में एक हड्डी पाई जाती है जिसको हम कहते हैं रीढ़ की हड्डी, वर्टिब्रल कॉलम या कशेरुक दंड जिसे कहा जाता है, उसके बीच में व्यवस्थित होता है आपका मेरू रज्जु।
दोनों ही आपके भाग, चाहे ब्रेन की बात करो या स्पाइनल कॉर्ड की, बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है हमारे शरीर के, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वर्क को ये कर रहे हैं, बहुत ही इनका काम जो है वो कठिन काम है, इनके जैसा कोई काम करने वाला नहीं है और हमारे अंग में, तो इसको ज़्यादा प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, बहुत ही मुख्य अंग है, प्रोटेक्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए हड्डियों के कठोर आवरण के बीच में इनको सुरक्षित रखा जाता है। अगर ये काम करना बंद कर दे तो हमारा शरीर भी काम करना बंद कर देगा। इसीलिए हमारे ब्रेन जो है ना, ब्रेन के ऊपर, मस्तिष्क के ऊपर खोपड़ी का आवरण होता है जो कि बहुत ही हार्ड होता है, बहुत ही कठोर होता है, और मेरुरज्जु के ऊपर कशेरुक दंड, रीढ़ की हड्डी पाई जाती है जो इसको सुरक्षा प्रदान कर रही है। कशेरुक दंड या इसी को हम कहते हैं रीढ़ की हड्डी। अब आगे बात करते हैं, ये तो हो गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम। दूसरे भाग में हम पढ़ेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, परिधीय तंत्रिका तंत्र। परिधीय तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र। देखिए हमारे शरीर का, ये हमारा अगर शरीर है तो बीच में जो सिस्टम है उसको हमने कहा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। इसके साथ आजू बाजू में जो सिस्टम काम करेगा, आजू बाजू वाला जो नर्वस सिस्टम है उसको हम कहेंगे पेरिफेरल, परिधीय तंत्रिका तंत्र। तो परिधीय तंत्रिका तंत्र के अंदर दो चीज़ें आती है। पहला है क्रेनियल नर्व, कपालीय तंत्रिका, और दूसरे नंबर पे आता है स्पाइनल नर्व, स्पाइनल मेरु तंत्रिका, मेरु तंत्रिका। अब देखिए यहाँ पे हमने पढ़ा ब्रेन, ब्रेन जो था वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है और स्पाइनल कॉर्ड भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। अब ब्रेन के बाद, ब्रेन से भी जो नर्व निकलेगी, ब्रेन से जो और नसें निकलेंगी, नर्व तंत्रिका कोशिकाएं निकलेंगी, उनको हम कहते हैं क्रेनियल नर्व। मस्तिष्क से निकलने वाली तंत्रिकाओं को कहा जाता है क्रेनियल नर्व। उसी प्रकार से स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली तंत्रिकाओं को कहा जाता है स्पाइनल नर्व। मेरु रज्जु से निकलने वाली तंत्रिकाओं को कहा जाता है मेरु तंत्रिका। मस्तिष्क से निकलने वाली क्रेनियल और मेरु रज्जु से निकलने वाली स्पाइनल नर्व। आगे हम पढ़ते हैं ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, स्वचालित तंत्रिका, स्वचालित तंत्रिका तंत्र, स्वचालित तंत्रिका तंत्र। इन दोनों के, इसके अंतर्गत इस दो पार्ट आते हैं इसमें भी, सिंपथेटिक नर्व और पैरासिम्पथेटिक नर्व। सिंपथेटिक और पैरासिम्पथेटिक, इसमें क्या होगा देखिए, कभी कभी हमारी जो भी क्रियाएं हैं, आंतरिक क्रियाएं, जैसे सांस लेने की दर बढ़ जाएगी, आपका हार्ट बीट बढ़ जाता है, तो जो बढ़ने वाले हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं, सिंपथेटिक नर्व। और फिर जो बढ़ा हुआ है आपका हृदय की धड़कन, उसका नॉर्मल कंडीशन में आना, मतलब कि कम होना, अपने आप हो जाता है, हमको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है ना, वो हो जाता है आपका पैरासिम्पथेटिक नर्व के अंतर्गत उसको पढ़ते हैं। इनमें कुछ रासायनिक पदार्थ स्रावित होते हैं और रसायन ही है जो इन कार्यों को नियंत्रित करने का काम करते हैं। मीन्स जो ऑटोनॉमस तंत्रिका तंत्र है, स्वचालित तंत्रिका तंत्र, ये रसायन के आधार पर काम करता है, रसायन, केमिकल्स के बेस पर काम करता है। आगे चल के हम सारी चीज़ों को डिटेल से पढ़ेंगे, है ना। पहला जो था आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा पेरिफेरल और तीसरा था ऑटोनॉमस। सबसे पहले हम पढ़ते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को पढ़ते हैं। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत हम सबसे पहले पढ़ेंगे अपने मस्तिष्क को, लेकिन उसको भी पढ़ने से पहले हम कुछ चीज़ों के बारे में जान लेते हैं। दो चीज़ों को पढ़ रहे हैं हम इसमें, पहला है ब्रेन और दूसरे नंबर पे आता है हमारा, एक है ब्रेन और दूसरा है स्पाइनल कॉर्ड, मस्तिष्क, और दूसरा है मेरुरज्जु। ये दोनों काम क्या करेंगे देखिए, ये दोनों केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है, ये वाला भाग ये है हमारा मस्तिष्क और ये है मेरुरज्जु, ये है मस्तिष्क और ये वाला भाग कहलाएगा मेरुरज्जु। इनका और हमारे शरीर के जो भी अंग हैं
उनके बीच कैसे कोऑर्डिनेशन होता है, कैसे वो काम करता है। सबसे पहला चीज़ है हमारे शरीर के जितने भी अंग हैं, हमारे शरीर में अगर प्रोटीन की कमी हो गई, हमारे शरीर में अगर कार्बोहाइड्रेट की कमी हो गई, हमको अगर भूख लग रहा है, कोई भी चीज़ हो, ठीक है, तो सबसे पहले मैसेज जाता है ब्रेन के पास। सबसे पहले मैसेज, संदेश कहाँ पर जाएगा? ब्रेन के पास। तो लेकर जाने वाला कोई होगा, फिर ब्रेन मैसेज देगा। देखो, जैसे कि अगर आपको भूख लग रहा है, भूख जैसे ही लगेगा आपका जो आमाशय है, स्टमक, उसमें संकुड़न सिकुड़न, तो सिकुड़ने लगता है, वो ऐसे सिकुड़ता है, मूवमेंट करने लगता है, गति होने लगता है, उसमें सिकुड़ता है, फैलता है, सिकुड़ता है, फैलता है। आप क्या कहते हो? इसी फीलिंग को भूख लगना कहते हो। कई बार बोला जाता है ना, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, चूहे वूहे कुछ नहीं दौड़ते, वहाँ पे जो हमारा आमाशय है वो सिकुड़ता है और फैलता है। जैसे ही हमारे शरीर में ग्लूकोज की कमी होती है, ग्लूकोज की कमी होने से हमारा आमाशय सिकुड़ना और फैलना शुरू कर देता है, और तब जाके हमको जो कुछ फील होता है उसको हम कहते हैं कि हमें भूख लग रही है। भूख लगना है ना, जैसे ही सिकुड़ेगा और फैलेगा तो वो मैसेज पहुंचता है ब्रेन के पास कि हमारे शरीर में किसकी कमी हो गई है? ग्लूकोज की कमी हो गई है। ग्लूकोज की कमी होगी तो फिर मैसेज क्या आएगा ब्रेन से कि भाई सामने वाले को समझ में आने वाला नहीं है कि आपको भूख लग रही है, आपके शरीर में ग्लूकोज की कमी हो गई है, आप एक काम करो, कॉन्ट्रैक्ट हो, सिकुड़ो, फैलो। ग्लूकोज की कमी हुई, देखिए फिर से इसको समझेंगे, शरीर में ग्लूकोज की कमी हुई, शर्करा की कमी हुई, यही है जो सबसे ज़्यादा हमको एनर्जी देने का काम करता है, ग्लूकोज। अब ग्लूकोज की जैसे ही कमी हुई तो ब्रेन को मैसेज पहुंचेगा कि शरीर में ग्लूकोज की कमी हो गई है। अब शरीर जो है ग्लूकोज की कमी के बिना काम नहीं कर सकता, वो कमी है अगर तो अच्छे से वर्क नहीं करेगा, आपको थकान लगेगा, कमजोरी लगेगा। तो फिर मैसेज जैसे ही ब्रेन को मिलेगा ग्लूकोज कमी है, हमको ग्लूकोज चाहिए, वो स्टमक को, आमाशय को मैसेज देगा भाई तुम कुछ करो, तभी जाके ये आदमी खाना खाएगा। तो वो सिकुड़ना और फैलना शुरू करेगा। जैसे ही वो सिकुड़ेगा और फैलेगा, हमको पता चल गया कि हमको भूख लग रही है और हम कुछ ना कुछ खा लेते हैं। अब ये जो है, एक जो है मैसेज को लेके गया ब्रेन के पास, दूसरा मैसेज को लेकर आया स्टमक के पास। तो दोनों ले जाने वाला मैसेज को और वापस लेकर आने वाला मैसेज को, दोनों ही तंत्रिकाएं होती हैं। दोनों ही क्या है? तंत्रिकाएं हैं। और ये तंत्रिकाओं का नाम क्या है? देखिए, मैंने तो इसको भूख के माध्यम से बताया। अब इसको हम समझते हैं यहाँ से, जैसे हम कहीं पे चल रहे हैं, चलते चलते हमारे पैरों के नीचे कोई कील आ जाए या कोई कांटा आ जाए, है ना। जैसे ही कांटा चुभता है हमारे पैर में, तो पैर से मैसेज जाएगा हमारे ब्रेन में, या फिर यहाँ से मैसेज जाएगा हमारे मेरुरज्जु में। दोनों जगहों पर जा सकता है मैसेज, ब्रेन में भी जा सकता है और मेरुरज्जु में भी जा सकता है, क्योंकि दोनों ही हमारे शरीर को नियंत्रित करने का काम कर रहे हैं। जो तंत्रिकाएं, ये जो लेकर जा रही है मैसेज को, ये कौन है? तंत्रिकाएं हैं जो मैसेज को लेकर जाने का काम कर रही है। देखो एरो के माध्यम से इसको समझेंगे, ये क्या है? मैसेज को लेकर जा रही है। मैसेज को लेकर जाने वाली, इसको कहते हैं हम सेंसरी नर्व। सेंसरी नर्व, संवेदी तंत्रिका, संवेदी तंत्रिका। मैसेज को लेकर जाने वाली, कहाँ तक लेकर जाने वाली? चाहे मैसेज ब्रेन में पहुँचे या मैसेज मेरुरज्जु में पहुँचे, लेकर जाने वाली जो है वो है सेंसरी नर्व, तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका या तंत्रिका बोल सकते हैं, तंत्रिका कोशिका या तंत्रिका, ठीक है। अब यहाँ से मैसेज को वापस लेकर आएगा, हमारा पैर कब पीछे हटेगा? कील चुभा तो अचानक से ऐसे पीछे हटता है, हमारा पैर उठ जाता है। तो अब ब्रेन या मेरुरज्जु हमारा मैसेज देगा कि यहाँ पर खतरा है भाई, आपके शरीर को कोई नुकसान हो सकता है। तो आप हल्का सा कांटा चुभा रहता है और पैर ऊपर उठा लेते हो, मतलब आपका ब्रेन से मैसेज आया है पैरों तक, मेरुरज्जु से मैसेज आया है कहाँ तक? आपके पैरों तक। जो तंत्रिका मैसेज को वापस लेकर आती है, मस्तिष्क से मैसेज को वापस लेकर आने वाली तंत्रिका को कहा जाता है मोटर नर्व। मोटर नर्व, चालक तंत्रिका, चालक तंत्रिका कहा जाता है इसको। तो यहाँ पे दोनों तंत्रिकाएं इंपॉर्टेंट है आपका, सेंसरी नर्व और दूसरा है मोटर नर्व।
मैसेज को लेकर जाने वाली होती है सेंसरी नर्व और मैसेज को वापस लेकर आने वाली होती है चालक तंत्रिका या मोटर नर्व। जितने भी अंग हैं हमारे शरीर के, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, सभी से मैसेज को लेकर जो जाने वाला है वो संवेदी तंत्रिका ही कहलाएगा और वापस मैसेज अंगों तक जो लाने वाली तंत्रिका है उसको हम मोटर नर्व चालक तंत्रिका के नाम से देखिए। संवेदी तंत्रिका और गामक तंत्रिका जहाँ पर एक दूसरे को दोनों प्रतिच्छेद करती है, दोनों आपस में मिलती है, वो भाग क्या कहलाएगा? आपका थैलेमस कहलाएगा, थैलेमस। इसके आगे हम बात करते हैं अब जो हमारा मस्तिष्क होता है ना। मस्तिष्क का वजन कितना होता है, उसका हमारे शरीर का कितने प्रतिशत भाग वो बनाता है? हमारा जो ब्रेन होता है, मस्तिष्क, इसका जो वजन होगा, वजन वो होता है लगभग 1400 ग्राम। मस्तिष्क का वजन होता है 1400 ग्राम। कहाँ पर होता है आप सभी को मालूम है, सबसे ऊपर वाला हिस्सा हमारे शरीर का खोपड़ी, और खोपड़ी के अंदर ही पाया जाता है हमारा ब्रेन, जिसका वजन होता है 1400 ग्राम। छोटे जो बच्चे होते हैं, बच्चों में इनका वजन आपका 300 ग्राम होता है, लगभग आपका 300 ग्राम के लगभग होता है बच्चों में वजन, लेकिन वयस्क में, एडल्ट्स में वजन होता है आपका 1400 ग्राम। हमारे शरीर का 2% हिस्सा बनाता है ये, 2% हिस्सा, शरीर का 2% हिस्सा क्या है? हमारा ब्रेन है। हमारा ब्रेन हमारे शरीर के कितने प्रतिशत हिस्से का निर्माण करता है? तो 2% हिस्से का निर्माण करता है। और ये जो ब्रेन है इसका काम है नियंत्रण एवं समन्वय का। कार्य आप लिखेंगे, कार्य है नियंत्रण एवं समन्वय, नियंत्रण एवं समन्वय। ये देखिए, ये वाला हिस्सा ये है हमारा मस्तिष्क, ये जो खोपड़ी के अंदर सुरक्षित होता है। खोपड़ी जो कि हड्डियों की बनी होती है, बोन्स की बनी होती है, बोन का बना हुआ एक आवरण होता है जिसको हम कहते हैं क्रेनियम। जो यहाँ पे हड्डी होती है हमारी कपाल में, ये वाली हड्डी, इसको हम क्रेनियम के नाम से जानते हैं, क्रेनियम। तो मस्तिष्क का आवरण क्या है? क्रेनियम। मस्तिष्क का जो आवरण होता है उसका नाम है क्रेनियम, या हम क्रेनियम बॉक्स कह देते हैं इसको, क्रेनियम बॉक्स। मस्तिष्क का आवरण, मस्तिष्क का आवरण, आवरण कहलाता है क्रेनियम बॉक्स। ये वाला भाग ये है क्रेनियम बॉक्स। क्रेनियम बॉक्स के अंदर हमारा मस्तिष्क सुरक्षित है। लेकिन इमेजिन करिए आप लोग, कोई आपके पास डिब्बा है, बॉक्स है, उसके अंदर कोई चीज़ रखी हुई है, आपको यहाँ पे गैप भी दिखाई दे रहा होगा। ये वाला जो है ये है आपका क्रेनियम बॉक्स और आपका मस्तिष्क यहाँ से है, इन दोनों के बीच में गैप है। ये है आपका मस्तिष्क, ये है क्रेनियम बॉक्स, इन दोनों के बीच में क्या है? गैप है। अगर आप किसी बॉक्स में कोई सामान रख रहे हो, है ना, आपके पास बॉक्स है, उसमें कुछ सामान रखा हुआ है और बॉक्स और सामान के बीच में गैप है, जैसे ही आप उसको हिलाओगे तो वो जो वस्तु रखी हुई है वो इधर से उधर हिलेगी और टकराएगी, जो बॉक्स है उसमें टकराएगी, है ना। आप जब कोई सामान ऑर्डर करते हो, ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हो या दुकान से भी खरीद रहे हो, तो बॉक्स और उस वस्तु के बीच में कुछ पैक कर दिया जाता है, या तो पेपर को डाल देंगे उसके बीच, या फिर उसमें पॉलीथीन भरा जाता है, एक टाइप का पॉलीथीन लपेट दिया जाता है जिसमें छोटे छोटे ऐसे गोले होते हैं जिसमें हवा भरी होती है ना। बहुत ही मज़े से उसको हम लोग फोड़ते रहते हैं, पटाखे के जैसे चट 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 आवाज़ आते रहता है उसमें से। तो वो जो झिल्ली है वो काम क्या कर रहा है? उसको सुरक्षा देने का काम कर रहा है, ताकि अगर हिलेगा डुलेगा तो सामान जो रखा हुआ है उसको कोई भी नुकसान ना हो। वैसे ही हमारा ब्रेन बहुत ही कोमल है, बहुत ही नाजुक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको हमको बहुत ज़्यादा सुरक्षित रखने की ज़रूरत है। इसीलिए इस खोपड़ी के अंदर 3 परतें पाई जाती है जो इसको सुरक्षा प्रदान करती है। मस्तिष्क के ऊपर जो आवरण है, ये किसका आवरण है? हड्डियों का आवरण है। इन हड्डियों के आवरण के बीच, ये हड्डियों का आवरण है, हड्डियों के आवरण के अंदर झिल्लियों का आवरण पाया जाता है। हड्डियों के आवरण के अंदर किसका लेयर पाया जाएगा? झिल्लियों का आवरण पाया जाता है। यहाँ पर झिल्लियों का आवरण पाया जाएगा।
जो कि 3 लेयरों का बना होता है। आपको सब यहाँ पे दिखाई दे रहा है, देखेंगे सबसे ऊपर भाग ये जो है ना, ये है आपकी स्कल बोन, बोन ऑफ स्कल मीन्स ये है आपका खोपड़ी, ये हो गया खोपड़ी। खोपड़ी के बाद अंदर 3 लेयर आपको दिखाई दे रहा है, ये है पहला लेयर, ये दूसरा लेयर और ये वाला है तीसरा लेयर, ये वाला है तीसरा लेयर। 3 लेयरों का 3 परतों की एक झिल्ली होती है जिसको हम मेनिंजस कहते हैं। मस्तिष्क का झिल्लियों का आवरण जो है वो मेनिंजस कहलाता है और मस्तिष्क में हड्डियों का जो आवरण होता है वो क्रेनियम बॉक्स कहलाता है। झिल्लियों का आवरण जो होगा उसको हम कहते हैं मेनिंजस। मस्तिष्क का आवरण 2 आवरण मिलेगा आपको, एक हड्डी का बना हुआ, एक आवरण किसका बना हुआ है, हड्डी से बना हुआ है, और दूसरा जो है वो झिल्ली से बना हुआ है, मेम्ब्रेन से बना हुआ है। हड्डी से बना हुआ आवरण कहलाता है क्रेनियम बॉक्स, क्रेनियम बॉक्स, और झिल्ली से बना हुआ जो आवरण है वो कहलाएगा मेनिंजस, मेनिंजस कहलाता है। ठीक है, हड्डियों का आवरण क्रेनियम और झिल्लियों का आवरण मेनिंजस कहलाता है और यही मेनिंजस 3 परतों का बना होता है। मेनिंजस कितने लेयर का बना होगा, 3 लेयरों का बना होता है। कौन कौन से 3 परत है, 3, एक आप DAP के नाम से याद रखेंगे इसको। ये देखिए, ये तो हो गया पहला आवरण। दूसरे नंबर पे आता है आपका ये वाला हिस्सा, ये वाला परत, यहाँ से यहाँ तक, जो कि झिल्ली का पहला आवरण है ना। ये हो गया आपका खोपड़ी, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये खोपड़ी है, क्रेनियम बॉक्स है, उसके अंदर ये पहला लेयर, फिर आता है दूसरा लेयर, ये वाला हिस्सा, ये दूसरा लेयर है, और उसके नीचे एक और लेयर है, ये पतली सी झिल्ली होती है। ठीक, हम तीनों लेयरों के नाम याद रखने हैं आपको। मस्तिष्क की जो झिल्ली है मेनिंजस, मेनिंजस ये 3 स्तरों की बनी होती है, 3 स्तरों की बनी होती है। आप याद रखेंगे 3 लेटर D, A और P। पहला D से आएगा ड्यूरामेटर, ड्यूरामेटर। A से आता है एरेक्नॉइड और P से आता है पायामीटर, पायामीटर। 3 परत हो गए। ड्यूरामेटर सबसे बाहर वाली झिल्ली है, बाहरी झिल्ली को हम कहते हैं ड्यूरामेटर। मध्य वाली झिल्ली को कहते हैं एरेक्नॉइड, और सबसे आंतरिक झिल्ली कहलाती है पायामीटर। ठीक है, कौन कौन सा इसमें आ जाएगा देखेंगे। ये हो गया आपका ड्यूरामेटर, ये वाला भाग ड्यूरामेटर, ये वाला बीच वाला है एरेक्नॉइड, और उसके बाद ये है आपका पायामीटर। तीनों परत आपको दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद ये वाला पूरा हिस्सा है आपका ब्रेन, ये मस्तिष्क का हिस्सा है। इन तीनों परतों के बीच में, तीनों परतों के मध्य में कुछ तरल पदार्थ भरा होता है। 3 जो परत है ना, तीनों परतों के मध्य तरल पदार्थ, लिक्विड मटेरियल भरा होता है। जैसे मैंने अभी झिल्ली के बारे में बताया, तो उस झिल्ली में बबल्स होते हैं, हवा भरी होती है जिसमें, है ना, गोल गोल ऐसा होता है जिसमें हवा भरा रहता है। उसी तरीके से इन परतों के बीच, इन तीनों परतों के बीच कुछ लिक्विड मटेरियल, तरल पदार्थ भरा होता है, जिसको हम सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड के नाम से जानते हैं। सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। स्पाइनल द्रव के नाम से जानते हैं। ये द्रव भी क्या करता है, प्रोटेक्शन देने का काम करता है। जब अगर हमको सिर में कहीं चोट लग गया, हम गिर गए सिर के बल, तो ये झिल्ली ही हमको
बचाती है, हमारे मस्तिष्क को बचाती है चोट लगने से। लेकिन बहुत ज़्यादा जब चोट लग जाती है तो हमारे मस्तिष्क को क्षति पहुंचती है, और मस्तिष्क को क्षति पहुंचने से हमारे अंगों को नुकसान हो सकता है। कैसे? देखिए, सभी अंगों को नियंत्रित करने का काम कर रहा है ब्रेन। अगर ब्रेन में ही चोट लग जाए या फिर हमारे मेरुरज्जु में भी चोट लग गया, वो कहीं से डैमेज हो गया, तो हमारे शरीर के वो अंग काम करना बंद कर देंगे। जैसे ब्रेन से जो तंत्रिकाएँ निकली है जो हमारे शरीर के अंगों को जा रही है, या मेरुरज्जु से तंत्रिकाएँ निकली है जो हमारे शरीर के अन्य अंगों से जुड़ा हुआ है, अगर ये वाला हिस्सा डैमेज हुआ तो ये तंत्रिका अगर हमारे हाथ में जा रही है, हो सकता है मस्तिष्क का ये वाला भाग डैमेज हुआ जहाँ से ये तंत्रिका जुड़ा है, और ये तंत्रिका अगर हमारे आँख में गई है, ये वाली तंत्रिका कहाँ गई है? हमारे आँखों में गई है, तो इसके डैमेज होने से हमारी आँखें काम करना बंद कर देगी। आपने टीवी सीरियलों में या मूवीज़ में देखा होगा, एक्सीडेंट हुआ तो याददाश्त चली गई, आंखें चली गई, दिखाई देना बंद हो गया, सुनाई देना बंद हो गया। तो ये सब होता क्यों है? सिर में चोट लगने की वजह से, हमारे ब्रेन में चोट लगने की वजह से, या फिर हमारे स्पाइनल कॉर्ड में चोट लगने की वजह से होता है। अगर ये वाले हिस्से में चोट लगी तो हमारा हाथ काम करना बंद कर देगा। तो इसीलिए इनको सुरक्षा देने वाला जो आवरण है बहुत ही मजबूत और कठोर बनाया गया है। इसकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भी इन सारी चीज़ों को बनाया गया है। जैसे अब बात करते हैं हम लोग कि ये मस्तिष्क है, मेरुरज्जु है, जितने भी हमने पेरिफेरल तंत्रिका तंत्र पढ़ेंगे या केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पढ़ेंगे, तो ये तंत्रिकाएं किससे मिलकर बनी हुई है? ये तंत्रिकाएं जो है किससे मिलकर बनी हुई है? हमारा मस्तिष्क किससे बना हुआ है? तो यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको समझाना चाहूँगी। जैसे कि हमारा पूरा शरीर है, ये हमारा पूरा शरीर है, ये शरीर किससे बना हुआ है? सबसे छोटी इकाई इसकी क्या है? तो आप कहोगे सबसे छोटी और मुख्य इकाई इसकी है कोशिका। हमारे शरीर की या कोई सा भी जीव हो, ऑर्गेनिज्म हो, उसका शरीर कोशिकाओं से ही मिलकर बना हुआ है। ये कोशिका हमारे शरीर का निर्माण कर रही है। तो हमारे शरीर का ही तो एक अंग है हमारा मस्तिष्क, हमारा मेरुरज्जु, तो ये भी कोशिकाओं से ही बना हुआ है। लेकिन अलग अलग अंगों के निर्माण करने वाली कोशिकाओं का अलग अलग नाम रख दिया जाता है। जैसे कि हम बात करते हैं हमारा जो लीवर है, यकृत जिन कोशिकाओं से बना हुआ है उसको हम हेपेटिक सेल कहते हैं। उसी प्रकार से मस्तिष्क जिन कोशिकाओं से बना हुआ है, हमारा मेरुरज्जु जिन कोशिकाओं से बना हुआ है, उन कोशिकाओं को हम नर्व कहते हैं, तंत्रिका कोशिका के नाम से जानते हैं। तंत्रिका कोशिका क्या है? तंत्रिका कोशिका मस्तिष्क की, आप बोल सकते हो मस्तिष्क की, या फिर आप बोल सकते हो तंत्रिका तंत्र की, तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक व कार्यात्मक इकाई, इसे ही हम कहते हैं तंत्रिका कोशिका। नर्व कहते हैं, नर्व कहा जाएगा। हमारे मस्तिष्क कौन सी कोशिकाओं से बना हुआ है? हमारा मेरुरज्जु किन कोशिकाओं से बना हुआ है? तो आंसर आएगा तंत्रिका कोशिका। या फिर आपको पूछ सकते हैं कि तंत्रिका तंत्र किन कोशिकाओं से बना हुआ है, तब भी आपका आंसर होगा कि तंत्रिका कोशिका से ही बना हुआ है तंत्रिका तंत्र, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हो कि हमारे तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई को हम कहते हैं नर्व तंत्रिका कोशिका कहते हैं, क्योंकि संरचनात्मक मतलब उसी से उसका निर्माण हुआ है, और कार्यात्मक जैसे कि हम पढ़ते हैं क्या, हमारा किडनी, उत्सर्जन तंत्र में किडनी को पढ़ते हैं, और किडनी के अंदर रक्त को छानने वाला जो मुख्य होता है वो किडनी नहीं होता। किडनी है हमारा उत्सर्जन अंग, लेकिन उस उत्सर्जन अंग के अंदर नेफ्रॉन्स होते हैं, छोटी छोटी मिलियंस की संख्या में नेफ्रॉन पाए जाते हैं, वही रक्त को छानने का काम करते हैं। तो हमारा नेफ्रॉन जो है वो किडनी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। उसी प्रकार मस्तिष्क की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई को हम कहते हैं तंत्रिका कोशिका, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि हमारा जो लंग्स है, फेफड़े की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहा जाता है। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे
आवरण पढ़ लिए। अब मस्तिष्क की संरचना को देख लेते हैं कि हमारा जो ब्रेन है वो कितने भागों से मिलकर बना होता है। तो हमारा मस्तिष्क 3 भागों से मिलकर बना होता है। ब्रेन 3 भागों से मिलकर बना होता है। मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, 3 भाग। पहला है अग्र मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क। दूसरे नंबर पे आता है मध्य मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क। और तीसरा है पश्च मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। मस्तिष्क का सबसे सामने वाला भाग क्या कहलाएगा? अग्र मस्तिष्क कहलाएगा, जिसको हम कहते हैं फोर ब्रेन, फोर ब्रेन। मस्तिष्क का बीच वाला हिस्सा कहलाता है मिड ब्रेन, मध्य मस्तिष्क। और सबसे अंतिम वाला हिस्सा कहलाता है हाइंड ब्रेन, या फिर इसी को कहेंगे पश्च मस्तिष्क। यहाँ पर देखेंगे ये वाला पूरा भाग, ये सबसे ऊपर सबसे सामने वाला भाग, ये कहलाता है अग्र मस्तिष्क। ये है अग्र मस्तिष्क। ये ग्रीन कलर का जो आपको दिखाई दे रहा है ये बीच में है, तो इसको हम कहते हैं मध्य मस्तिष्क। और नीचे वाला जो है ये पूरा, ये आपका कहलाता है पश्च मस्तिष्क। सामने वाला हिस्सा अग्र मस्तिष्क, बीच वाला हिस्सा मध्य मस्तिष्क और अंतिम हिस्सा सबसे पीछे वाला हिस्सा कहलाता है पश्च मस्तिष्क। और इसी पश्च मस्तिष्क के नीचे जुड़ा होता है हमारा मेरुरज्जु। इसी पश्च मस्तिष्क में के अंतिम भाग से कौन जुड़ा रहेगा? मेरुरज्जु, स्पाइनल कॉर्ड जुड़ा होता है। अब हम आकार की बात करते हैं यहाँ पे, तो सबसे बड़ा दिखाई दे रहा है अग्र मस्तिष्क। सबसे बड़ा भाग कौन सा है? अग्र मस्तिष्क। सबसे बड़ा है अग्र मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क के बाद आपको दिखाई दे रहा है पश्च मस्तिष्क का आकार बड़ा छोटा है किससे? अग्र मस्तिष्क से, पश्च मस्तिष्क। और सबसे छोटा आपको दिखाई दे रहा है मध्य मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क। आकार की बात कर रहे हैं, आकार में सबसे बड़ा है अग्र मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क के बाद आएगा पश्च मस्तिष्क और सबसे छोटा होगा मध्य मस्तिष्क। ये है सबसे छोटा, सबसे छोटा हिस्सा, और ये है सबसे बड़ा हिस्सा, सबसे बड़ा भाग। तो ये हो गई आकार की बात, है ना। जब आप ब्रेन का डायग्राम देखोगे ऐसे सामने से, आप सिर झुकाओगे तो जो भाग आपको दिखाई देगा सामने से वो होता है आपका फोर ब्रेन, अग्र मस्तिष्क होता है ना। आप पीछे की तरफ यहाँ पर, है ना, वो होता है आपका कौन सा? हाइंड ब्रेन, पश्च मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क उन दोनों के बीच में स्थित होता है, जो मीडिएटर का काम करता है, मैसेज को अग्र मस्तिष्क से पश्च मस्तिष्क तक ले जाने का काम करता है। संदेश का वहन करने का काम आपका मध्य मस्तिष्क का होता है। अब इसमें हम देखते हैं, ये तीनों भागों की बात कर ली। अब अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क तीनों को डिटेल से पढ़ेंगे। सिर्फ ये 3 भाग नहीं है, इनके अंदर और भाग होते हैं। आपको अग्र मस्तिष्क के अंतर्गत 4 भाग पढ़ने हैं, मध्य मस्तिष्क के 2 भाग हैं और पश्च मस्तिष्क के 3 भाग हैं, जिनको हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं, है ना, मस्तिष्क के भाग। तो 3 भाग, पहला हो गया अग्र मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क के बाद हुआ मध्य मस्तिष्क और तीसरा हुआ पश्च मस्तिष्क, हाइंड ब्रेन के नाम से जिसको जाना गया। फोर ब्रेन के अंतर्गत, है ना, फोर ब्रेन जो है अग्र मस्तिष्क, उसके अंदर 4 भागों को हमको पढ़ना है। 4 भाग कौन कौन से हैं? सबसे पहले है सेरिबेलम, सेरिब्रम, सेरिब्रम, सेरिबेलम आपका पश्च मस्तिष्क का भाग है। सेरिब्रम, कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे अग्र मस्तिष्क का भाग है सेरिब्रम, वैसे ही आपका सेरिबेलम जो है वो पश्च मस्तिष्क का भाग है। नाम थोड़े एक जैसे हैं तो ध्यान रखिएगा। पहला हो गया सेरिब्रम। दूसरे नंबर पे आता है आपका थैलेमस, थैलेमस जो कि एक ग्रंथि भी है, थैलेमस ग्रंथि। और तीसरे नंबर पे आता है हाइपोथैलेमस, ये भी एक ग्लैंड है, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस। और थैलेमस के बारे में अभी हमने कुछ देर पहले पढ़ा था कि थैलेमस हमारे मस्तिष्क का वो हिस्सा है जहाँ पे संवेदी और गामक कोशिकाएं दोनों एक दूसरे को क्रॉस करती है, वो कहलाता है थैलेमस। चौथे नंबर पे आता है ऑल्फैक्टरी लोब, जिसको हम घ्राण पिंड के नाम से जानते हैं, घ्राण पिंड।
मध्य मस्तिष्क के अंतर्गत दो भाग है। पहला है कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, और दूसरे नंबर पे आता है सेरिब्रल पेडिंकल, सेरिब्रल पेडिंकल। पश्च मस्तिष्क के अंतर्गत तीन भागों को पढ़ना है। पहला है सेरिबेलम, सेरिबेलम ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। सेरिबेलम एक तो सेरिब्रम है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये सबसे बड़ा हिस्सा होता है हमारे मस्तिष्क का, और ये सेरिबेलम जो है ये सारे ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है, ये इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। दूसरे नंबर पे आता है पोन्स वेरोलाई, पोन्स वेरोलाई, और तीसरा है मेड्यूला ऑब्लंगेटा, मेड्यूला ऑब्लंगेटा। इस प्रकार से हमको टोटल आप देख सकते हैं 4, 2, 6 और 3 9 भाग आपको पढ़ने हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सेरिबेलम, सेरिब्रम की। सेरिबेलम लास्ट में आएगा, पहले बात करेंगे सेरिब्रम। देखेंगे आप व्यू देख सकते हैं यहाँ पर कैसा दिखाई देता है हमारा ब्रेन। अगर आप देखोगे सामने से, है ना, ब्रेन को आप सामने से देखोगे तो आपको दिखाई देगा कुछ ऐसा। फ्रंट से देखने पर ये सामने वाला हिस्सा है ना, ये पीछे वाला हिस्सा है। आपको आप देखोगे पीछे से कुछ ऐसा दिखाई देगा आपको। ये है फ्रंट से, सामने वाले हिस्से से, ये है पीछे से। साइड व्यू, अगर मैं अभी जैसे खड़ी हुई हूँ उस स्थिति में आप ब्रेन को देखोगे तो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, है ना। ये पूरा भाग, ये वाला भाग, ये पूरा आपका अग्र मस्तिष्क है। ये भाग जो दिखाई दे रहा है ये वाला, ये पश्चिम मस्तिष्क का हिस्सा है, और इसमें कहीं पर भी आपको मध्य मस्तिष्क दिखाई नहीं दे रहा है। आप ऊपर से देखोगे, यहाँ से मैं अगर अपना सिर झुका दूँ ऐसे और आप देखोगे सामने से तो कुछ इस तरीके से आपको हमारा ब्रेन दिखाई देगा, और आप अगर पीछे से देखोगे तो इस तरीके से दिखाई देगा। ठीक, हम अगर पीछे से देखें या फिर टॉप से देखें, ऊपर से देखें, तो हमको दो हिस्से दिखाई दे रहे हैं, इसमें दो भाग दिखाई दे रहे हैं। एक यहाँ से यहाँ, ये भाग देखिए, ये पहला भाग और ये वाला है दूसरा भाग। यहाँ पर भी आप जब देख रहे हो तो ये पहला भाग और ये वाला है दूसरा भाग। दो लोब दिखाई दे रहे हैं, दो पालियाँ दिखाई दे रही है आपको, है ना। ये है पहली पाली और ये है दूसरी पाली। लोब कहा जाता है, फर्स्ट लोब एंड सेकेंड लोब। लोब को हम कहते हैं पाली। जिसको हम देखो फ्रंटल लोब और टेम्पोरल लोब के नाम से भी जानते हैं। फ्रंटल मतलब सामने वाला लोब, पेराइटल, टेम्पोरल। हम इसमें जब पढ़ेंगे सेरिब्रम तो 4 भागों के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से उसके भाग हैं। यहाँ पर मैं सिर्फ 2 लोब के बारे में बता रही हूँ जो आपको यहाँ से सिर्फ बीच से अलग दिखाई दे रहे हैं, बाकी पूरा सेम। तो ये जो हमारा मस्तिष्क का 2 लोब है, 2 पाली, एक लेफ़्ट वाला और दूसरा राइट वाला। लेफ़्ट और राइट कौन सा है ये आप देख रहे हो। मैं ऐसे खड़ी रहूँगी तब मेरा लेफ़्ट ये है, राइट ये है। डायग्राम में उल्टा हो जाता है, ये हमारा राइट है, ये लेफ़्ट है। लेकिन हम किसी भी अंगों के बारे में पढ़ेंगे, अपने शरीर के अंगों के बारे में, तो जिधर हमारा लेफ़्ट होता है उधर ही लेफ़्ट होगा और जिधर हमारा राइट हैंड है उधर हार्ट। अब बात करूँ, देखो मैं आपके सामने खड़ी हूँ, मैं अगर अपने हार्ट की बात करूँ, हार्ट में भी 4 पालियाँ होती है। आलिंद होता है और निलय होता है, 2 आलिंद और 2 निलय पाए जाते हैं। एक होता है राइट साइड में और एक होता है लेफ्ट साइड में। तो आप देखोगे तो लेफ्ट किसको कहते हैं, हमारा लेफ्ट हैंड जिधर है, लेफ्ट हैंड जिधर है उसी को लेफ्ट साइड, और जिधर राइट हैंड है उसको राइट साइड कहा जाता है। तो हम यहाँ पे बात करें तो ये हो जाएगा हमारा राइट लोब, और ये हो जाएगा लेफ्ट लोब। लेफ्ट जो राइट लोब है, दायां वाला हिस्सा, मस्तिष्क का दायां वाला हिस्सा हमारे शरीर के बाएं हिस्से को, बायां मतलब होता है लेफ्ट हिस्से को कंट्रोल करता है, हिस्से को कंट्रोल करता है। और जो हमारा लेफ्ट वाला हिस्सा है, लेफ्ट वाला हिस्सा शरीर के राइट वाले हिस्से को, शरीर के राइट पार्ट को नियंत्रित करता है।
उल्टा होता है। लेफ्ट वाला ब्रेन का हिस्सा राइट पार्ट्स को कंट्रोल करेगा और राइट वाला ब्रेन का हिस्सा लेफ्ट वाले बॉडी पार्ट्स को कंट्रोल करने का काम करता है, जिसको हम क्या कहते हैं, दायां गोलार्ध और बायां गोलार्ध के नाम से भी जानते हैं। जैसे आप पृथ्वी को जब पढ़ते हो, ये बीच में है अक्षांश रेखा 0 डिग्री पर, ऊपर वाले को हम कहते हैं उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाले को कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। वैसे ही यहाँ पर ब्रेन के जो 2 हिस्से हैं, यहाँ पे ऊपर और नीचे, उत्तर दक्षिण नहीं है, यहाँ पे दायां और बायां है, तो हम इसको राइट वाले को इसको कहेंगे राइट हेमिस्फीयर, है ना, और लेफ्ट वाले को कहेंगे लेफ्ट हेमिस्फीयर। दायां गोलार्ध और बायां गोलार्ध के नाम से जानते हैं। ये हो गया आपका ब्रेन का स्ट्रक्चर। अब चलते हैं अग्र मस्तिष्क का सबसे पहला भाग, जिसको हमने कहा सेरिब्रम। सेरिब्रम की कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। क्या क्या इम्पॉर्टेंट है इसमें हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सेरिब्रम हमारे मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। हमारे मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरिब्रम है। सबसे बड़ा भाग मतलब लगभग 75%, 75%, जिसको हम कह सकते हैं 3/4 हिस्से का निर्माण जो करता है वो होता है सेरिब्रम। पूरे मस्तिष्क में अगर हम 3 भाग की बात करते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क, तो सबसे बड़ा होता है अग्र मस्तिष्क। फिर हम बात करते हैं पूरा हिस्सा, जितना भी हम 9 पार्ट पढ़ने वाले हैं, उसमें सबसे बड़ा हिस्सा अग्र मस्तिष्क का है सेरिब्रम। अग्र मस्तिष्क का कौन सा भाग? सेरिब्रम, जो सबसे बड़ा होता है, 75% हिस्से का निर्माण ये करता है। इसमें 4 लोब पाए जाते हैं, 4 पालियाँ पाई जाती है। 4 भाग कौन कौन से हम देखेंगे उसमें। अभी हमने देखा कि दायां गोलार्ध और बायां गोलार्ध जो था वो हमारे इसी सेरिब्रम का हिस्सा था। दायां गोलार्ध और बायां गोलार्ध किसका है? सेरिब्रम का हिस्सा है। इन दोनों को, ये हो गया आपका बायां और ये हो गया दायां, ठीक है। ये वाला हिस्सा है आपका लेफ्ट और ये वाला है आपका राइट। सेरिब्रम के कौन से भाग? दाएं भाग और बाएं भाग, दाएं गोलार्ध और बाएं गोलार्ध को जोड़ने का काम, देखो ये है लेफ्ट वाला हिस्सा, ये है राइट वाला हिस्सा। इन दोनों के बीच आपको एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये वाली संरचना जो इन दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है, ज्वाइंट करने का काम कर रहा है। ऊपर से जब देखोगे तो ये जुड़ा हुआ नहीं दिखता, इसमें पार्टीशन दिखाई दे रहा है। देखो ये खुला है ऊपर, ये पार्टीशन है, लेकिन नीचे की तरफ से ये दोनों आपस में जुड़े हुए होते हैं। तो जिस संरचना के द्वारा ये जुड़े होते हैं उस संरचना को, ये वाली जो संरचना है, इसको कहते हैं कार्पस कैलोसम। कार्पस कैलोसम सेरिब्रम को जोड़ने वाली संरचना कार्पस कैलोसम कहलाती है। आप देखेंगे ये एक हिस्सा, ये दूसरा, और ये वाला जो हिस्सा है वो कहलाएगा आपका कार्पस कैलोसम, है ना। कार्पस कैलोसम द ग्रेट मीडिएटर, मध्यस्थता करने वाला, दोनों के बीच में, दोनों को जोड़ कर रखने वाला कौन है? आपका कार्पस कैलोसम। जैसे कि जब शादियां होती है तो एक मध्यस्थ करने वाला व्यक्ति होता है जो आपको लड़के की जानकारी देगा, लड़की की जानकारी देगा, मीडिएटर होता है ना। उसी प्रकार से ये क्या है? कार्पस कैलोसम है, जो इन दोनों की मध्यस्थता कर रहा है, दोनों को जोड़ कर रखने का काम कर रहे हैं। सेरिब्रम जो है, इसके 4 भाग, कौन कौन से 4 भाग है, उनका क्या क्या काम होता है, चलिए देखते हैं। इसके बाद ये वाला हिस्सा देखिए, ये आपके 4 भागों को दिखा रहे हैं। 4 भाग कौन कौन से हैं आपके सेरिब्रम के? देखेंगे, पहला भाग ये सबसे सामने वाला भाग जो रेड कलर में आपको दिखाई दे रहा है, रेड कलर वाला भाग कहलाता है फ्रंटल लोब। फ्रंटल, सामने वाला। देखो, जब हमने बोन पढ़ा था तो सामने वाली हड्डी को हमने कहा था फ्रंटल बोन,
खोपड़ी की सामने वाली हड्डी यहाँ पर जो माथे के पास आती है उसका नाम था फ्रंटल बोन, और फ्रंटल बोन के पास में जो मस्तिष्क का भाग है उसको हम कहेंगे फ्रंटल लोब। क्या कहा जाएगा? फ्रंटल लोब। फ्रंटल के जस्ट पीछे जो होगा उसको बोला जाता है पेराइटल लोब। पेराइटल लोब पहला लोब हो गया फ्रंटल, दूसरे लोब का नाम है पेराइटल लोब। तीसरा लोब, अब आते हैं नीचे की तरफ। पेराइटल के पीछे तीसरा लोब है जिसको कहा गया ऑक्सीपिटल, ऑक्सीपिटल। और चौथे नंबर पे जो आता है नीचे की तरफ होता है, इसको हम कहते हैं टेम्पोरल लोब, टेम्पोरल। ये स्पाइनल कॉर्ड और सेरिबेलम इसका हिस्सा नहीं है, यहाँ ये है टेम्पोरल। फ्रंटल, पेराइटल, ऑक्सीपिटल, टेम्पोरल। फ्रंटल, पेराइटल, ऑक्सीपिटल और टेम्पोरल, ये चार भाग है। चारों का अपना अपना अलग अलग काम होता है। चारों भाग का अलग अलग काम है। क्या क्या काम है? देखो, जो फ्रंटल लोब है, सामने वाला भाग है फ्रंटल लोब, इसके काम देखेंगे हम। फ्रंटल लोब का काम होगा आपका, जब आप किसी चीज़ को पढ़ते हो, है ना, आप अभी सब पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट हैं, किसी चीज़ को पढ़े, कुछ चीज़ें देखें तो वो याद रह जाती है, आपके मस्तिष्क में छप जाती हैं। किसी चीज़ों को देखकर आप उसके बारे में तर्क करते हो, सोचते हो, चिंतन करते हो, मनन करते हो, तो ये सारा चीज़, या फिर किसी चीज़ के लिए आप निर्णय लेते हो, डिसीज़न लेने का काम होता है। जैसे आपने 12th पास किया, 12th पास होने के बाद आपने सोचा होगा, सोचा ना आपने कि आगे मुझे क्या करना है, और सोचने के बाद सोच रहे हो, फिर बहुत ज़्यादा गहराई में जब सोचोगे तो उसको चिंतन करना कहा जाएगा। चिंतन करने के बाद, मनन करने के बाद आपने एक डिसीज़न लिया, आपने एक निर्णय लिया कि मुझे बीएससी करना है, मुझे बीए करना है, या साथ में मुझे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी भी करनी है। क्या क्या काम किया यहाँ पे? सोचना, चिंतन करना, मनन करना, साथ में निर्णय लेना, सारा काम करता है फ्रंटल लोब। इन सारी चीज़ों पर नियंत्रण किसका है? आपका फ्रंटल लोब का है। इसके साथ साथ जब आप पढ़ाई करने बैठते हो या कोई भी काम कर रहे हो, आप किसी भी काम करो, पढ़ाई की ही बात नहीं है, कोई सा भी व्यवसाय हो, कोई सा भी काम हो, आपका कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब तक आप उस चीज़ में कंसंट्रेट नहीं करोगे, चीज़ों को सीख नहीं सकते। तो कंसंट्रेशन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, है ना। तो कंसंट्रेशन का भी काम कौन करेगा? फ्रंटल लोब ही करता है। इसके बाद आते हैं सेकेंड पार्ट जिसका नाम है पेराइटल लोब। पेराइटल लोब का काम क्या है? यहाँ पे आपने सोचा, समझा, तर्क किया, ये सारी चीज़ें आई। तर्क करना भी है इसके अंतर्गत, साथ में चीज़ें जो आपको मेमोराइज रहती है, याद रहती है, वो भी किसके द्वारा है? फ्रंटल लोब। पर तर्क आप मैथ्स में भी करते हो, रीजनिंग में भी करते हो। आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी जब पढ़ोगे, साइंस पढ़ोगे, तब भी आप तर्क करते हो। आप दैनिक जीवन में भी तर्क करते हो, लॉजिक लगाते हो। लेकिन मैथ्स और रीजनिंग का लॉजिक कुछ अलग तरीके का होता है। तो मैथ्स और रीजनिंग के लिए जो आप लॉजिक लगाते हो वो आपका कंट्रोल करता है पेराइटल लोब। रीजनिंग, कौन सा वाला रीजनिंग? लॉजिकल रीजनिंग, जो आप कहाँ पर यूज़ करते हो? गणित और रीजनिंग, तर्क शक्ति में, है ना। साथ में आपको भाषा का जो ज्ञान होगा, भाषा संग्रहण, आपने अभी तक, अगर आप छत्तीसगढ़ से हो तो आपको छत्तीसगढ़ी अच्छे से आती है, हिंदी अच्छे से आती है, इंग्लिश में उतनी अच्छी पकड़ हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, है ना। तो जिन भाषा का संग्रहण कहाँ पर होगा? आपका पेराइटल लोब में। जो चीज़ें छत्तीसगढ़ी की जो चीज़ें याद है, जो चीज़ें जानते हो, हिंदी की जो चीज़ें जानते हो, संस्कृत का जो चीज़ें जानते हो, तो लैंग्वेज का जो संग्रहण होता है वो कहाँ पर होगा? भाषा का संग्रहण पेराइटल लोब में होता है। इसके साथ आप बताते हो कि कौन सा दिशा उत्तर है, कौन सा दक्षिण, कौन सा पूर्व, कौन सा पश्चिम, दूरी बताते हो कि 25 किलोमीटर है। ये कोई आपके पास ये पेन है तो कितने मीटर का, मीटर तो नहीं है ये, सेंटीमीटर में होगा, है ना, या इंच में बताओगे। तो दूरी को मापने के लिए जितने भी सारे आप इकाई का यूज़ करते हो, आप अपने मन से सोचते हो ना कि यहाँ से वहाँ तक का डिस्टेंस हो सकता है 4 फुट हो, या इंच में बताओगे 30 इंच है, मीटर में बताओगे या सेंटीमीटर में बताओगे। तो लंबाई, दूरी, इन सब का जो मेज़र करने की तर्क करते हो आप, मेज़रिंग पावर जो है आपके पास,
वो भी पेराइटल लोब के कारण है। दिशा का और जो स्पीड या दूरी वगैरह नापते हो वो सारा चीज़ आप कहाँ से तर्क करते हो? पेराइटल लोब से। अगला है आपका टेम्पोरल लोब। आप नींद में हो, नींद में ही कुछ चीज़ें बोलते रहते हो या कभी सपना देखते हो। कुछ अच्छे सपने भी आते हैं, कुछ बुरे सपने भी आते हैं, दोनों ही प्रकार के सपने, है ना। जब आप नींद में हो तो कई चीज़ें आपको याद रह जाती है। कुछ ऐसे सपने होते हैं जो आपको याद रहते हैं, कुछ सपने आप भूल जाते हो। सपने देखने के साथ साथ आप सोए तो हो, लेकिन आपके घर में आपकी मम्मी आई, आपसे कुछ बात की तो आप उसका जवाब दे देते हो। नींद में तो हो लेकिन आपने आंसर किया, आपने बातों का रिप्लाई किया, कैसे किया? तो वो कंट्रोल कर रहा है आपका टेम्पोरल लोब। मतलब सोते समय में भी जो आपकी जागृत स्थिति देखने को मिल रही है, जागृत स्थिति मतलब आपने रिस्पॉन्स किया, आपको कोई बोलेगा मुझे भी सोना है, थोड़ा साइड हो जाओ, तो आप हट जाओगे, भले वो याद रहे ना रहे, आप नींद में हो। तो नींद में भी जो चीज़ें आप करते हो, जो भी क्रियाएं करते हो, मतलब थोड़ा सा तो आपके सेंस में आ रहा है कि कोई कुछ बोल रहा है तभी तो आप रिस्पॉन्स कर रहे हो, तो इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है आपका टेम्पोरल लोब। और लास्ट में आता है ऑक्सीपिटल लोब। ऑक्सीपिटल लोब जो आपका है ये लास्ट वाला ऑक्सीपिटल लोब, इसका काम क्या है? जैसे आपने कुछ चीज़ देखा, देखने के बाद वो आपको क्या करेगा? आपने कोई पेंटिंग देखा, पेंटिंग देखने के बाद अलग अलग आप उसका अर्थ निकालोगे। आपने देखा है ना, कौन सी मूवी है? वेलकम। वेलकम मूवी है, जो गधे के ऊपर घोड़ा चढ़ा रहता है, वो पेंटिंग बनाया रहता है अनिल कपूर। तो उस पर आप 10 लोग अगर उस पेंटिंग को देखेंगे तो 10 लोग उसका अलग अलग अर्थ निकालेंगे। कोई भी चीज़ें जब आप देखते हो तो उसका एक अर्थ निकालते हो, एक मीनिंग निकालते हो। देखी गई चीज़ों का क्या करते हो? अर्थ निकालते हो। तो वो अर्थ निकालने का काम कौन करेगा? आपका ऑक्सीपिटल लोब करेगा। ठीक है, जो हीरोइन होती है वो तो उसका बहुत ही पॉजिटिव थिंकिंग, वो पॉजिटिव रूप में उसका मीनिंग निकालती है और बाकी लोगों को वो पसंद ही नहीं आता है। तो इस तरीके से देखी गई चीज़ों को अर्थ देना ये किसका काम है? ऑक्सीपिटल लोब का काम है। साथ में आप जो रंग का पहचान कर रहे हो, है ना, कौन से कलर है, आकार की पहचान कर रहे हो कि गोलाकार है, त्रिभुजाकार है, वर्गाकार है, आयताकार है, तो आकार, आकृति, रंग, इन सभी चीज़ों की पहचान करने में जो मदद करता है वो भी आपका ऑक्सीपिटल लोब होता है। तो इस प्रकार से हमने चारों लोब के बारे में देख लिया कि क्या क्या होता है। स्पाइनल कॉर्ड, और ये इसके भाग नहीं हैं, 4 भाग हैं, फ्रंटल, पेराइटल, टेम्पोरल और ऑक्सीपिटल। इसके बाद यही जो सेरिबेलम है, सेरिब्रम, यही जो सेरिब्रम है वो आपके आईक्यू लेवल का निर्धारण करता है। ये बताता है कि आप कितने ज़्यादा बुद्धिमान हो, आप में बुद्धि कितनी है। इंटेलिजेंस को बताने वाला, इंटेलिजेंसी को बताने वाला कौन सा भाग है? हमारे मस्तिष्क का सेरिब्रम। कैसे बताएगा? तो आपको कुछ स्ट्रक्चर इसमें दिखाई दे रहा है, ऐसे फोल्डेड स्ट्रक्चर, मुड़ी हुई संरचना दिखाई दे रही है। इन मुड़ी हुई संरचना, ये मुड़ी हुई जो संरचना है सारे लोब में आपको दिखाई दे रहा है, इस तरीके से मुड़ा हुई स्ट्रक्चर। ये फोल्डेड संरचना ही बताता है कि आपकी बुद्धिमत्ता कितनी है, आप कितने ज़्यादा बुद्धिमान हो। जितना ज़्यादा फोल्ड आपके ब्रेन में पाया जाएगा उतने ही ज़्यादा आप इंटेलिजेंट होते हो। जितना ज़्यादा आप अपने मस्तिष्क का उपयोग करोगे उतना ही ज़्यादा ये फोल्ड बढ़ते जाता है। जो अपने मस्तिष्क का ज़्यादा उपयोग नहीं करता उनमें ये फोल्ड, मुड़ी हुई संरचना कम पाई जाती है। ज्ञान और क्या होता है, आप पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो तो आपका ज्ञान बढ़ेगा। वैसे ही आपका ब्रेन का यूज़ करते रहो तो आपकी इंटेलिजेंसी बढ़ेगी। ठीक है, तो निर्धारण कौन करेगा? 2 चीज़ें हैं जो इंटेलिजेंस का निर्धारण करती है, कितने बुद्धिमान हो उसको बताने वाला है यही फोल्डेड संरचना। इसमें 2 संरचना आपको दिखाई देगी। एक तो होता है, देखो ये फोल्डेड संरचना है, एक ऊपर उभरा हुआ भाग दिखाई देगा। जैसे मैं यहाँ पर की बात करूँ तो ये वाला भाग ऐसे उभरा हुआ है। इसी में मैं अंदर वाले भाग की बात करूँ तो ये फोल्डेड है, मुड़ी हुई है। एक स्ट्रक्चर आपको इस तरीके से देखने को मिल रहा है, दूसरा स्ट्रक्चर आपको इस तरीके से देखने को मिल रहा है यहाँ पर, है ना। एक ऊपर उभरा हुआ भाग, ये वाला भाग, और दूसरा इस तरीके से ये मुड़ा हुआ भाग, यहाँ से यहाँ तक ये मुड़ा हुआ भाग।
जो ऊपर की ओर उठा हुआ भाग है, इस तरीके वाला भाग, इसको हम कहते हैं जायरी, जायरी। और दूसरा जो अंदर की ओर धंसा हुआ भाग है, इसको हम कहते हैं सल्कस। तो यही जायरी और सल्कस, ये जायरी और सल्कस क्या करते हैं, बुद्धिमत्ता का निर्धारण करते हैं। बुद्धिमत्ता का निर्धारण करने वाले हैं जायरी और सल्कस। ठीक, आगे चलते हैं। सेरिब्रम के बाद, सेरिब्रम के बाद आता है अगला भाग थैलेमस। अगला भाग है थैलेमस। थैलेमस क्या करेगा? सबसे पहले हमने पढ़ा था जहाँ पे कौन कौन से गामक तंत्रिका और कौन से कोशिका सेंसरी नर्व, है ना, दोनों एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, वो भाग है यही थैलेमस, यही वाला भाग है। ठीक, अब इसमें लिखा हुआ है, देखो, यह संवेदी एवं चालक सिग्नलिंग के लिए प्रमुख समन्वय का केंद्र है। समन्वय का केंद्र, केंद्र मतलब यहीं पे सेंट्रलाइज होते हैं, दोनों केंद्रित होते हैं। ये तीन हमारे संवेदी अंगों को केंद्रित करने का काम करता है। कौन कौन से अंगों को केंद्रित करेगा? तीन संवेदी अंग, तीन संवेदी अंगों को, अंगों का नियंत्रण करता है, नियंत्रण करता है। कौन कौन से तीन संवेदी अंग है देखते हैं हम। पहला है हमारा नाक, दूसरा त्वचा और तीसरा जीभ। 5 संवेदी अंग पाए जाते हैं हमारे शरीर में। एक है आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। त्वचा, इनमें से 3 पर नियंत्रण, कौन कौन से 3 हैं? नाक, त्वचा और जीभ, इन तीनों पर नियंत्रण करता है थैलेमस। तीनों पर नियंत्रण कौन करेगा? थैलेमस करता है। नाक से हम किसी भी सेंस, गंध को क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। सुगंध हो या दुर्गंध हो, पहचान किससे करते हैं? हमारे नाक से। त्वचा, स्पर्श से पता चलेगा। त्वचा क्या करता है? स्पर्श का पता। अगर ठंडी का दिन है और बर्फ़ को आपके स्किन के ऊपर रख दिया गया, त्वचा के ऊपर, तो आपको ठंड महसूस होगी। गर्मी के दिन में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठंडी का दिन रहे या गर्मी का, बर्फ़ रखा जाएगा तो आपको ठंड ही महसूस होगा। गर्मी के दिन में तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो आपको गर्मी लगता है। कोई अगर आपको चाटा मारे तो आपको दर्द होगा, चुभन होता है। ये सारी चीज़, ये इनका पता कैसे चलता है? हमारे त्वचा के द्वारा। इनका सेंस कैसे होता है? त्वचा के द्वारा, क्योंकि ये हमारे संवेदी अंग है। जीभ के द्वारा हम स्वाद को ग्रहण करते हैं, खट्टा, मीठा, तीखा, नमकीन, है ना, ये सारी चीज़ें हैं। अब इसका ये पहला काम तो हो गया, तीनों संवेदी अंगों का नियंत्रण करेगा। दूसरा काम है, मतलब हमारे नाक, त्वचा और जीभ पर नियंत्रण किसका है? थैलेमस का है। दूसरे नंबर पे हम देखते हैं बाहरी टेम्परेचर का नियंत्रण। बाहरी ताप का जो नियंत्रण करेगा वो भी है हमारा थैलेमस वाला भाग। बाहरी ताप, है ना, ठंडी, गर्मी, इन सभी चीज़ों को बताने वाला। बाहर से, हमारे शरीर के अंदर का टेम्परेचर नहीं, बाहर के टेम्परेचर, तापमान जो हमको महसूस होता है, जो हमको फील होता है, उसके लिए थैलेमस जिम्मेदार होता है। दूसरे नंबर पे आता है बाह्य दर्द का अनुभव। आपके पैर में दर्द हो रहा है, कांटा चुभ गया, आपके हाथ में दर्द हो रहा है बाहर से, है ना, किसी ने मारा है तो दर्द हो रहा है, ये सब क्या है? बाह्य दर्द है। आपको बाहर से होने वाले दर्द का अनुभव कौन कराता है? थैलेमस। वहीं पे अगर आपको पूछा जाए कि आंतरिक दर्द का अनुभव, आंतरिक ताप का अनुभव कौन कराता है, तो वो कराता है हाइपोथैलेमस। ठीक है, बाह्य ताप और बाह्य दर्द का अनुभव कराने वाला है थैलेमस। फिर आते हैं हम हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस देखेंगे। हाइपोथैलेमस ये जो है, इसको, ये एक प्रकार की ग्रंथि भी है जहाँ से कुछ हार्मोन्स स्रावित होते हैं। ये ग्रंथि पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करती है। हमारे शरीर में बहुत सारी ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, बहुत सारी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं। इन ग्रंथियों पर, है ना, देखो ये बहुत सारी ग्रंथियाँ हो गई, इन सभी को नियंत्रित करने का काम करता है, इन सभी ग्रंथि पर नियंत्रण करता है पीयूष ग्रंथि। इन सभी पर नियंत्रण कौन करेगा? पीयूष ग्रंथि इस पर नियंत्रण करता है, नियंत्रण करेगा पीयूष ग्रंथि। पिट्यूटरी ग्लैंड कहा जाता है पीयूष ग्रंथि। लेकिन, है ना, पीयूष ग्रंथि को क्या कहा जाता है? ये सभी ग्रंथियों पर क्या कर रहा है? नियंत्रण कर रहा है, इसलिए इसको कहते हैं मास्टर ग्लैंड।
मास्टर ग्लैंड। अब ये जो मास्टर ग्लैंड है, पीयूष ग्रंथि, इसको भी कंट्रोल करने वाला इसके ऊपर बैठा हुआ है, जिसको कहा जाता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस। इस मास्टर ग्लैंड, इस पीयूष ग्रंथि पर भी नियंत्रण कौन करेगा? हाइपोथैलेमस। इसीलिए इसको कहते हैं मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड के नाम से जाना जाता है हाइपोथैलेमस को। ठीक है। हेलो, राधे राधे, कहोगे? कौन जाते? मैं वीडियो बनाते रही हूँ, मैं फोन करते बाद। हाइपोथैलेमस का काम होता है शरीर के आंतरिक ताप का नियंत्रण करना। जो हमारे बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। तो इस पर नियंत्रण कौन कर रहा है? हमारा हाइपोथैलेमस इसको नियंत्रित करके रख रहा है। बहुत ज़्यादा ना ही बढ़ने देता है, ना ही ज़्यादा कम होने देता है। कभी टेम्परेचर बढ़ता है तो बढ़ने का कारण होता है वायरस या बैक्टीरिया, जो हमारे शरीर में बाहर से कोई, जब हमारे शरीर में बाहर से कोई चीज़ें अंदर प्रवेश करती है तो उसको ख़त्म करने के लिए हमारे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। ख़त्म करने के लिए नहीं बढ़ता है, वास्तव में जब वो हमारे शरीर के अंदर आते हैं, जैसे कोई वायरस या बैक्टीरिया अंदर आ गया, तो उसको ख़त्म करने के लिए हमारे शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण होता है। हमारा जो WBC है उसको मारने का काम करता है, मारने का प्रयास करता है, और उसी में बहुत सारी क्रियाएं होती है, बहुत सारी एक्टिविटी होती है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिसको हम कहते हैं फीवर आना। टेम्परेचर बढ़ गया मतलब हम बोलते हैं हमको बुखार आ गया है। उसका आने का कारण होता है वही बाहर से आए हुए एंटीजन, वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, कोई भी हो सकता है। तो ये आंतरिक टेम्परेचर को कंट्रोल कर रहा है। साथ में आंतरिक दर्द, जैसे आपके पेट में दर्द हो रहा है, वो पेट हमारे शरीर का आंतरिक हिस्सा है, पेट में दर्द हो रहा है, कभी सीने में दर्द हो रहा है, तो इन सभी चीज़ों को पर भी कंट्रोल, ये जो अनुभव होता है हमारे पेट में दर्द हो रहा है तो हमारे सीने में दर्द हो रहा है, इन दर्द का अनुभव जो कराता है वो होता है हाइपोथैलेमस। ये कुछ हार्मोन स्रावित करते हैं, वो हार्मोन मास्टर ग्लैंड को कंट्रोल करने का, उसको नियंत्रित करने का काम करता है। साथ में जितने भी फीलिंग्स हैं, जितने भी आपको फीलिंग्स का अनुभव होता है, दया, करुणा, प्रेम, गुस्सा, है ना, जितने भी फीलिंग्स है सभी का अनुभव आपको कराता है हाइपोथैलेमस। जैसे प्यार, गुस्सा, घृणा, भूख लगना, प्यास लगना, सुख है, दुख है, इसके घृणा है, सारे का अनुभव कौन कराएगा आपको? हाइपोथैलेमस। फीलिंग्स का अनुभव कराने वाला है हाइपोथैलेमस। इसके बाद सबसे लास्ट में आता है आपका घ्राण पिंड, ऑल्फैक्टरी लोब। देखो हाइपोथैलेमस होता कहाँ पर है? ये है आपका हाइपोथैलेमस। कहाँ पर है हाइपोथैलेमस? देखिए थैलेमस कहाँ पर होता है? बीच वाले भाग में आपने देखा थैलेमस है। थैलेमस के ठीक नीचे पाया जाता है हाइपोथैलेमस। यहाँ पर आपका थैलेमस था और थैलेमस के नीचे पाया जाता है हाइपोथैलेमस। ये वाला भाग है हाइपोथैलेमस। थैलेमस के नीचे, हाइपो का मतलब ही होता है नीचे, कम, हाइपो मतलब कम, नीचे, तो थैलेमस के नीचे वाला भाग कहलाता है हाइपोथैलेमस। घ्राण पिंड, ऑल्फैक्टरी लोब, ये येलो कलर का जो भाग आपको दिखाई दे रहा है, पीले कलर का भाग, ये वाला भाग है आपका ऑल्फैक्टरी लोब, घ्राण पिंड कहलाता है। घ्राण पिंड के नाम से हम इसको जानते हैं। ये घ्राण पिंड घ्राण संबंधित होता है हमारे नाक से। नाक जो सूंघने का काम करता है, गंध लेने का काम करता है, गंध को महसूस कराता है। तो जो आपका घ्राण शब्द है, घ्राण किससे संबंधित है? नाक से या गंध से संबंधित है। तो ये क्या करेगा? गंध की अनुभूति को नियंत्रित करता है। जो हमारा ऑल्फैक्टरी लोब होता है ये गंध की अनुभूति को
अनुभूति कराता है, साथ में कहाँ पर होता है, तो जो हमारा टेम्पोरल लोब होता है, टेम्पोरल के नीचे स्थित होता है। देखो सबसे सामने फ्रंटल था, लेकिन साइड में नीचे की तरफ, किनारे की तरफ आपका टेम्पोरल लोब था, और टेम्पोरल लोब के नीचे पाया जाता है हमारा ऑल्फैक्टरी लोब। ऑल्फैक्टरी लोब का सिर्फ दो चीज़ें याद रखनी है, कहाँ पर होता है तो टेम्पोरल लोब के नीचे स्थित होता है। दूसरा आपको याद रखना है कि ये गंध की अनुभूति को नियंत्रित करता है, जो भी हम गंध ले रहे हैं उस पर नियंत्रण किसका है, ऑल्फैक्टरी लोब। मतलब नाक पर नियंत्रण दो चीज़ों का है, दो भाग का है, एक तो घ्राण पिंड का है और पहला आपका था थैलेमस का। पहला नियंत्रण किसका था, थैलेमस भी उसको नियंत्रित कर रहा था। अब आगे चलते हैं, यहाँ पर हमारा हो जाता है पहला भाग अग्र मस्तिष्क वाला पार्ट खत्म। ठीक है, अग्र मस्तिष्क के बाद आगे हमको पढ़ना है मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। इसको हम अगले क्लास में कवर करेंगे। देखो एक ही क्लास में इसको कंप्लीट कराना इम्पॉसिबल है क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी क्लास हो जाएगी। तो नेक्स्ट क्लास में हम मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क को पढ़ेंगे। धन्यवाद।